हेलो गाइस, दिस इज़ ओमेंदर सिंह। वेलकम टू माय चैनल ओएस एसटीडी पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं जैसे एज यूजुअल। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। वैसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है। देख सकते हो कि करंट हर जगह है आपके, चाहे कुछ भी वर्क वगैरह करते हो, है ना। हमने डिफाइन किया था करंट के टाइप, दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हमने तीसरा भी बताया था न्यूट्रल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वायर वगैरह, जो भी आपको ग्रीन वायर दिखता है तो वो हमारा कैसा है, न्यूट्रल करंट है। और पॉजिटिव यानी रेड वायर, और नेगेटिव वो उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। आपको डिफरेंट कलर्स के वायर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रेड मतलब पॉजिटिव और ग्रीन मतलब न्यूट्रल। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो बच्चे देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I इजकल टू क्यू अपॉन टी। यानी अब देखिए हमेशा फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाने की कोशिश किया करो। आपको पता है I इजकल टू क्यू अपॉन टी, तो यानी क्या है, पर सेकेंड में जो भी चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा इज कॉल्ड करंट, है ना। अगर t इजकल टू 1 सेकेंड ले लें तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in a 1 second। यानी 1 सेकेंड में जो भी चार्ज कंडक्टर में ट्रेवल करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। बच्चे यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर, ठीक है। अगर जैसे चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलॉम, और टाइम की यूनिट सेकेंड, ये तो हम 1 एम्पियर इजिकल टू कह सकते हैं कूलॉम पर सेकेंड, जिसे हम एम्पियर के ही बराबर डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा, करंट को हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है एमीटर, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट को मेजर करते हैं कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसका नाम है हमारा क्या है, एमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा और ये जो एमीटर होता है, यानी आप सोच रहे हो कि सर अगर किसी भी जस्ट अगर हम किसी, जैसे हमारा कोई सर्किट है, ऐसा कोई सर्किट, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। और अगर हमने एमीटर को यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो आप सोच रहे होगे सर अगर करंट यहाँ से जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से फ्लो करेगा तो सर ये रेजिस्टेंस भी कुछ प्रोवाइड करेगा आपका एमीटर। हाँ करेगा, लेकिन जिसका अमाउंट बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो हमने नोट में आपको लिख रखा है कि जो एमीटर है बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बच्चे आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट, करंट यानी करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 एम्पियर फॉर 20 सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी I इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है बच्चे, 20 मिनट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, SI यूनिट के अकॉर्डिंग हम टाइम को जो मीटर दे रखा है उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका 120 सेकेंड, ठीक है। तो अभी हमने देखा I इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q की वैल्यू आपको कितनी बच्चे दे रखी है, Q, अच्छा Q तो हमें निकालना है, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू टी, ठीक है। तो I की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 एम्पियर मल्टीप्लाई 120 सेकेंड, यानी ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 53 पॉइंट लगा है आपका, ये इतना हो जाएगा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और कितने के बाद पॉइंट लगाए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, ये हो गया आपका चार्ज, कितना, 30 कूलम आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है।
फिर हम बच्चे बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जरा ध्यान से समझना। जैसे ये हमारी सेल है, जो आपने बचपन में देखा ही होगा, खेले होगे, अपनी रिमोट वाली कार में डाली होगी। तो ये जैसे हमारी एक ड्राई सेल है, ठीक है। ड्राई सेल में आपको पता है ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहां से आपके क्या होगा, पॉजिटिव करंट क्या करेगा, यहां से ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बल्ब है, बल्ब में भी आपका क्या होगा, ये जैसे यहाँ करंट यहाँ से ऐसे इसमें गया और यहाँ से निकल गया, ठीक है। ऐसे करंट गया होगा और ऐसे इधर से आपका निकल गया और फिर जाके यहाँ पर फिर से एक तरह का क्या है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1.5 वोल्ट। यानी आपको क्या पता है यहाँ पर, यानी इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले वाले लेक्चर्स में आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए तो ये एक तरह का पूरा लूप हो गया। तो करंट आपको कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो आपको इतना पता है, जैसे एक बात सोचिए कि हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं और लाइट तुरंत चल जाती है, ठीक है। और जैसे मान लो किसी पावर हाउस में ग्रिड को जैसे ही ऑन किया होगा और पूरे शहर में क्या हो जाती है, लाइट आ जाती है। तो क्या करंट इतनी तेजी से फ्लो करता है? नहीं, करंट की स्पीड बहुत धीरे होती है। लेकिन क्या होता है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने मान लिया ये कोई कंडक्टर है हमारा, कोई मेटल वायर है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, रैंडमली फॉर्म में हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी की डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है, सब ऐसे ही रैंडमली घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीछे से हमने क्या किया, एनर्जी को इसमें पास किया, वैसे ही क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए। जैसे इस वाले आप फिगर को देख सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। अब जैसे ये देखिए, यहाँ से हमने ये सेल लगा रखी है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होगा, करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट के, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक तरीके का लूप फॉर्म हो गया, क्लोज लूप। तो इस तरीके से हमारे जो करंट होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, करंट के। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया करंट की डायरेक्शन कैसी होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिसमें क्या हो, देखिए क्या बोल रखा है कि कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टेंट एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी along which an electrical current flow is called circuit। जिसमें ऐसा कोई सर्किट जिसमें आपके स्विच हो, रेजिस्टेंस हो, है ना, क्लोज लूप हो, जिसमें कंटिन्यूअस करंट क्या हो, फॉर्म हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, ये बच्चे दो हमने आपको डायग्राम बना रखे हैं। जैसे एक में हमने सेल लगा रखी है, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ। ये बच्चे हमारा क्या है, स्विच है। ये जो आप घर में अपने देखते हैं फैन एंड ऑन करने को, ये इसे हम कहते हैं स्विच, ठीक है। फैन एंड ऑन करते हैं, ये हमारा स्विच हो गया। यहाँ पे ये बच्चे हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया, ठीक। इसे रेजिस्टेंस भी एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हो। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या है, जो भी अप्लाइंसेज आप चला रहे हो, रेजिस्टेंस, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस सर क्या होता है, समझ में नहीं आता है, फील कैसे करें रेजिस्टेंस को। ये जो लाइट जला रहे हो, फैन चला रहे हो, एसी चला रहे हो, पंखा, ये सबको हम एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। क्लियर हुआ? अब हर जगह तो हम पंखा, कूलर, एसी तो नहीं लिख सकते ना, तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड दे दिया गया है, रेजिस्टेंस, जो क्या करे, करंट के फ्लो में थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है, ठीक है, बल्ब लगा रखा है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, यानी लूप कैसा बन जाएगा बच्चे,
क्लोज्ड लूप बन जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड लूप बन जाएगा और ये हमारा बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लोइंग। अभी देखो बच्चे ये स्विच कैसा है, अभी ये स्विच ऑफ है, यहाँ पर जैसे किया ये ऑन हो गया और आपका करंट फ्लो होने लगा। ये खाली अभी प्रैक्टिकल डायग्राम है, हम जो आपको सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो आपको जैसे फिजिक्स में बनाया जाता है उस फॉर्म में बनाएंगे, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मेंशन होगी। रेजिस्टेंस मेंशन होगा, वोल्ट मीटर मेंशन होगा, एमीटर मेंशन होगा, और जो बैटरी वगैरह कनेक्ट होगी वो मेंशन होगा, करंट की डायरेक्शन मेंशन होगी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा बच्चे देखिए, फिजिक्स में डायग्राम को अब जैसे आप बैटरी तो सेल तो वहाँ बनाओगे नहीं, है ना, बल्ब भी नहीं बनाओगे जब आप सर्किट वगैरह डिज़ाइन कर रहे होगे या बना रहे होगे, तो उनका एक स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं हर एक चीज़ के। बैटरी का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, स्विच का भी सिंबल होता है, रियोस्टेट का भी सिंबल होता है। क्लियर है? एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो बच्चे कुछ सिंबल्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब आप सर्किट वगैरह डिज़ाइन करोगे तो आप उससे फैमिलियर हो जाओगे, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर आपके पास एक सेल है, बहुत ध्यान से समझना, एक सेल है, तो हम जस्ट उसे ऐसे जो हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यानी ऐसे एक, देखिए जिधर पॉजिटिव है उधर बड़ी लाइन और जिधर नेगेटिव है उधर छोटी लाइन, ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सेल को। और जहाँ पर बच्चे एक से ज़्यादा सेल है, जैसे यहाँ पे देखो 2 सेल है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक बड़ी लाइन ऐसे मेंशन की, फिर एक छोटी लाइन, उसके बीच में एक फिर बड़ी लाइन और फिर छोटी लाइन, ये हमारी 2 सेल हो गई। एक तो ये बच्चे हमारी एक छोटी वाली ये सेल हो गई और एक ये सेल हो गई, यानी इस 2 सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। 3 सेल भी कभी कभी पूछ लेंगे, तो 3 सेल को बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी और फिर आपकी छोटी। इस तरीके से एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक ये सेल हो गई, तो हमारी 3 सेलें रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका होता है। क्लियर हुआ? चलिए, वायर को आपको देख ही सकते हो, वायर अभी हमने बहुत पीछे भी रिप्रेजेंट किया, जस्ट एक लाइन की फॉर्म में वायर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बच्चे हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, वेरी कर रही हो, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या ट्रीट करें, एज ए वेरिएबल। मतलब वैल्यू क्या हो रही हो रेजिस्टेंस की, बढ़ भी रही हो और कम भी हो रही हो। मान लो आपने फैन को तेज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, फैन को धीरे किया, किससे, रेगुलेटर से, कम किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर हुआ? तो वो उसे हम एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं या फिर उसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चे हम बात करते हैं एमीटर। ध्यान देना, एमीटर को ऐसे ही मेंशन करते हैं, ये जो साइन है वायर के बीच में लगा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वायर है, उसके बीच में ऐसे करके लगा दिया, ये हमारा एमीटर। ठीक है, क्लियर है? बोल्ट मीटर, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, बोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सर्किट वगैरह क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको क्लियर होगा कि हम बोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे समझो ये बच्चे हमारा एक छोटा सा हम सर्किट बना देते हैं, जरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ये कोई हमने बैटरी, एक सेल की हमने बैटरी लगा दी और ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब बोल्ट मीटर को हमने क्या बोला कि भाई पैरेलली कनेक्ट होता है, किसके, रेजिस्टेंस के, तो हमने पैरेलली वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। एमीटर को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में, ऐसे करके। ठीक, तो ये नोटेशन हो गया एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज देखिए कहाँ पर होता है, करंट को ही मेजर करने के लिए होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए होता है। कभी आपसे पूछ लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर करंट को ही मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर स्विच देखो, ये स्विच है, एक तो आपका ओपन स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी जैसे स्विच ऑफ है, ऑफ की बात करते हैं, ऑफ का मतलब ओपन स्विच। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो और आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप मेंशन करो। अच्छा, क्लोज लूप को, क्लोज सर्किट है तो उसे आप ऐसे मेंशन करोगे या फिर ऐसे मेंशन करोगे, वो आपको जो ठीक लगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे मेंशन कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक।
आगे बच्चे हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा हम इरेज कर दें यहाँ पे, ठीक। अब आप देख लो क्या है, कौन सा नेक्स्ट है हमारा, 1 मिनट। हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एंड, हाँ ये तो हम बात आपको बता चुके हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब हम बच्चे एक बात करते हैं, क्या है हमारा सर्किट डायग्राम। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और आपके यूटी वगैरह में भी आपके सर्किट डायग्राम पूछेंगे, बनवाना पूछेंगे, तो आप डिक्टो छाप देना जाके, बस, ठीक है। देखिए क्या है, हमने सेल बना रखी है, आप थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी करते ना, 2 सेल लगा देना, बताया ना पीछे, 2 लगा देना, 3 लगा देना, 2 वोल्ट की 3 लगा दो, कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया टोटल, है ना, 2 लगा दो 4 वोल्ट हो गया। आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा क्रिएटिविटी करो या थोड़ा सा अलग सोचो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एमीटर आपको कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हमने, अब पीछे हमने क्या बताया था, हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट कर रखा है ना वोल्टमीटर को, ठीक है। और ये देखो बच्चे ओपन स्विच, पीछे हमने कैसे बता रखा था सिंबल की, क्लोज्ड और ओपन, ये देखो कैसा है, क्लोज्ड है, यानी सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है, यानी क्लोज्ड क्यों, करंट यहाँ से पास हुआ यहाँ तक गया, पूरा एक टर्मिनल पूरा क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, इसीलिए कैसा हो गया, क्लोज सर्किट, ठीक है, या स्विच। और ये हमारा सेल लगा रखी है, ठीक है, यही है आपका आइडियल सर्किट डायग्राम, ठीक है। यहाँ सिंबल्स जैसे हैं, आप स्विच का सिंबल दूसरा यूज़ कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब बच्चे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। जरा देखते हैं क्या है बच्चे हमारा ओम्स लॉ। अब आप देखिए ओम्स लॉ क्या है, ओम्स जी ने बताया था कि जो करंट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना आप करंट इंक्रीज करोगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे उतना ही करंट आपका इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। जैसे देखिए उन्होंने बताया था, और कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे कि जितना द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R इंटू I, V। तो अब देखिए बच्चे ध्यान से समझना, प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो हमें पता है जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट हमारा क्या है, R है, ठीक है। तो V अपॉन I, अब देखिए I को हम नीचे ले आए तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या कहा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओम्स लॉ क्लियर हो गया, ठीक। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप फिर से पीछे थोड़ा सा रिमाइंड करके आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा देखिए भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ, क्या है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, जो क्या करे करंट के फ्लो करंट जिधर फ्लो हो रहा है उसे अपोज करे, इसका रेजिस्टेंस। मान लिया पंखा आपने लगा लिया है तो करंट को कुछ तो अपोज करेगा ही, सिंपल सी बात है, करंट पंखा घूमेगा कुछ तो एनर्जी लेगा ही वहां से, जो आपने करंट के थ्रू एनर्जी फ्लो कर रहे हो। फैन आपने ऑन किया कुछ तो एनर्जी लेगा, आपने बल्ब जला दिया कुछ तो एनर्जी लेगा, तो वो क्या कर रहा है, कुछ ना फ्लो में अपोज कर रहा है करंट का। तो वही लिख रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। अच्छा आप चलिए आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो R इजकल टू क्या होता है, V अपॉन I, यानी रेशियो जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आगे लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, नेचर। जरा समझना, अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि कंडक्टर हमेशा ध्यान देना जरा, कि कंडक्टर जो है यानी रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, आपने कितना बड़ा कंडक्टर ले रखा है, कंडक्टर की बात समझना है, या कंडक्टर को
किसे मेंशन कर रखे हैं, जो हम कंडक्टर बोल रहे हैं वो किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, वो मेंशन कर रहा है आपके वायर को। वायर क्या है, हमारा कंडक्टर है, उसे मेंशन कर रहा है। अब जरा समझना, जितना बड़ा आपने कंडक्टर ले लिया, जितना बड़ा आपने कंडक्टर ले लिया उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा कंडक्टर जो लाइट को कंडक्ट कराने का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, सिल्वर वायर हो गया या फिर आपका कॉपर वायर हो गया। सिल्वर बहुत अच्छा है, लेकिन सिल्वर के आप वायर तो हर जगह नहीं बिछा सकते हो ना, नहीं तो पड़ोसी ही क्या कर लेंगे, कट कर के अपने घर में रख लेंगे और बेच देंगे, क्योंकि वैसे ही सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है। फिर हम देखते हैं उससे उसके नीचे कौन आता है, कॉपर आता है, फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो तो एल्यूमिनियम के ही आपने वायर मोस्टली देखे होंगे, जो आपके घर में जो वायरिंग वगैरह होती है उनमें कॉपर के वायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहली चीज, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके होता है, लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के। दूसरा पॉइंट, जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब आप सोचोगे सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पढ़ा तो है थोड़ा थोड़ा मैथ्स में, अब जरा समझो। मान लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास ये जरा देखना इस पेन को, या इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, कट कर दिया, तो ये जो एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो सामने वाला एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है, सरफेस पे, मान लेते हैं ये क्या है, इस सरफेस पे फ्लो करता है। तो जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने बोला ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी चीज़ें आगे हम क्लियर करेंगे। फिर हमने थर्ड पॉइंट हमने बोल रखा है कि नेचर ऑफ मटेरियल। अब जाहिर सी बात है, अब लोहे के वायर लगा दो तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एलॉयज लगा दो, मेटल एलॉयज, फिर तो जैसे फिलामेंट हो गया, नाइक्रोम के वायर हो गए, इन्हें लगा दो, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगा, है ना। क्लियर है, ये सारी बातें हम आगे क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे जब हम आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ये बच्चे एक क्वेश्चन है आपको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मैं पूछ रहे हैं, करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। जैसे बच्चे मैं क्वेश्चन करता हूँ फिजिक्स में, ऐसे ही आप क्वेश्चन किया करो। ठीक है, इसी यही फॉर्मेट होता है, पहले आप जो दिया है उसे मेंशन कर लो और फिर देख लो इसमें कौन सा फार्मूला आपका पुट होगा, वो लगा दो। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि जो भी वैल्यू है उनकी यूनिट को जरूर ध्यान में रखा करो। जैसे कि यहाँ पे 0.1 वोल्ट दे रखी है, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, सिंपल है, V इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ठीक है, आपको अभी हमने क्या बताया, क्या होता है, V और I का रेशियो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ही हमें निकालना है, तो बस वैल्यू रख दो। तो V की वैल्यू क्या है 0.1 और I की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू R। तो R क्या हो जाएगा, R क्या हो गया आपका, इसे हम लिख सकते हैं कट कर लो भाई इसे, 0.1 को अगर डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट किया 2 0, यानी 0.05 ओम हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर हुआ, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, इसके आगे हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।